गुड मॉर्निंग, मैं श्रीवासी सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना का अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक है। टोटल हम लोग कितना टॉपिक लिए? 6 टॉपिक लिए हैं। चलिए आज 6 टॉपिक लिए हैं, शुरू करते हैं हम लोग। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात व कतर की यात्रा। संयुक्त अरब अमीरात यानी हो जाएगा यूएई और कतर की यात्रा। ठीक है, अभी जनवरी में पीएम मोदी, फरवरी में पीएम मोदी कतर की और यूएई की यात्रा किए, है ना। 13 से 14 फरवरी यूएई की यात्रा किए और 14 से फिर 15 कतर की यात्रा पर रहे। तो डेट याद रखिएगा, यूएई की यात्रा किए हैं 13 से 14 फरवरी यूएई की यात्रा की है। यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं मेन वो देख लेना है। जैसा कि पता कि अबू धाबी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अबू धाबी राम मंदिर, उद्घाटन हुआ, ठीक है ना। और क्या हुआ है, इसके साथ साथ रुपे कार्ड और यूपीआई के लिए एग्रीमेंट हुआ है। रुपे कार्ड और यूपीआई का एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि भारत का जो रुपे कार्ड है और यूपीआई है अब यूएई में चलेगा। बदले में यूएई का आनी और जयवान, वहाँ भी जैसे यहाँ पर रुपे कार्ड यूपीआई है, वहाँ आनी और जयवान चलता है, वह भारत में चलेगा। तो वहाँ पर यूएई का आनी और जयवान भारत में चलेगा। भारत इसके लिए सिक्योरिटी दे दिया, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है यूएई और भारत के बीच में। उसके बाद फिर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री कतर चले गए। कतर जाने के 2-3 दिन पहले जो भारत के जो कुछ नौसैनिक थे, 8 नौसैनिक थे, पूर्व नौसैनिक थे, जो कतर के एक अल-दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे, उन पर आरोप लगा था कि वो जासूसी करते हैं कतर के विरोध में, और वो जासूसी करके कुछ इन्फॉर्मेशन इजराइल को भेजते हैं। इस आरोप में कतर मृत्युदंड दिया था इस 8 पूर्व नौसैनिक को। लेकिन प्रधानमंत्री के कतर पहुंचने से 3 दिन पहले उन लोगों को, यानी कि जो पूर्व सैनिक थे, उन लोगों को रिहा कर दिया गया। ये एक तरह से भारत का कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो कतर गए कब? कतर कब गए? कि गए आपका 14 से 15 फरवरी आपका कतर में रहे। कतर में रहे। कतर में क्या काम हुआ है? तो वही नौसैनिक का रिहाई हुआ है। पहला तो रिहा किए गए, ये पूर्व नौसैनिक है। दूसरा क्या हुआ है कि कतर व्यापार, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का प्रतिबद्धता जाहिर किया है। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में मिलकर काम करने का, भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छा जाहिर किया, प्रतिबद्धता जाहिर किया, ठीक है ना। तो बस इतना बात याद रखना है, ठीक है ना। इतना बात याद रखना है, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है। बस इसमें इतना ही था, कुछ विशेष इसमें नहीं था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त। यानी भारत और म्यांमार का जो सीमा है, जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर 16 किलोमीटर के दायरे तक भारतीय और म्यांमार के लोग बिना वीजा के आ जा सकते थे। ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत
किया जाता था कि 16 किलोमीटर के दायरे में म्यांमार के लोग भारत आ सकते हैं, भारत के लोग म्यांमार जा सकते हैं, लेकिन ये 16 किलोमीटर के दायरे था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या कि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, कि म्यांमार के लोग चाहे तो व्यापार करने के लिए भारत आ सकते हैं, भारत के लोग व्यापार करने के लिए म्यांमार जा सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधा लेने के लिए भी एक देश दूसरे देश के यहाँ आ जा सकता है, ठीक है ना। ये 16 किलोमीटर के दायरे तक ये जो कानून था, ये जो व्यवस्था था 2018 से लागू था, लेकिन देखा गया कि इस व्यवस्था का फायदा कुछ गड़बड़ी के लिए, कुछ गलत काम के लिए भी उठाया जा रहा है, जैसे कि ड्रग्स का तस्करी, नशीली पदार्थों का तस्करी, घुसपैठियों का आवागमन बढ़ गया था। इसलिए अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जो मुक्त आवाजाही का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और 1643 किलोमीटर के दूरी में बाड़ा लगाया जा रहा है। बाड़ा जो होता है ना, फेंसिंग करना, वो फेंसिंग कर दिया जा रहा है, बाड़ा लगाया जा रहा है, ताकि अब उधर से लोग इधर बिना जांच पड़ताल के नहीं आ सके, ठीक है। तो बस इसमें यही था। तो यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, लिख दे रहे हैं। ये जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था था, ये कब से लागू था? 2018 से लागू था, लागू है ना। 24 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया? इसके तहत क्या था? 16 किलोमीटर के दायरे तक आ जा सकते हैं, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि क्या होता था? ड्रग्स का तस्करी होता था। घुसपैठिया भी बोल सकते, घुसपैठिया लोग भी आंदोलन करते थे। तो बस ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, नेशनल डिफेंस का जो क्वेश्चन आता है, उसमें भी इन बातों को आप देख सकते हैं कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। तो आप इस बातों को भी जिक्र कर सकते हैं। या फिर अभी जो घुसपैठिया का जो समस्या है, जो CAA आ रहा है, CAA तो खैर घुसपैठिया के लिए नहीं आ रहा है, जैसे NRC आएगा, ये सब जो व्यवस्था होगा, वो क्या है कि भारत में जो घुसपैठिए हैं उनका जांच पड़ताल करके उसको बाहर निकाला जाएगा। तो उसको, उस समस्या को डील करने के लिए भारत सरकार क्या कर रहा है, तो उन सब मैटर, उस सब टॉपिक में भी ये सब बातों को आप डाल सकते हैं, है ना। तो किस नॉलेज को कहाँ पे इंटरलिंक करना है, उसको भी समझ डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ लिए। इस नॉलेज को अब हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सेक्टर में यूज कर सकते हैं, उसको भी एनालिसिस करना होगा, माइंड को ऐसे ट्रेन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान, 180 देशों में 93वां स्थान है, 93वां स्थान है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी किया है, ठीक है। देखिए, जर्मनी का एक संस्था है, निजी संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो 180 देशों का सूची बनाया है। वो 180 देशों में भ्रष्टाचार बोध का स्थिति कैसा है, वो जांच पड़ताल करता है सूचकांक के द्वारा, फिर उसका रैंकिंग प्रदान करता है, रैंकिंग प्रदान करता है, ठीक है। तो आपका सबसे बेहतर स्थान किसका? डेनमार्क का है। भ्रष्टाचार को नहीं क्या बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार टॉलरेट वो लोग नहीं करता है, भ्रष्टाचार को वो लोग ज़्यादा मान्यता नहीं देता, या फिर वैसा विचार वो लोग पास नहीं है भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार, कम भ्रष्टाचार में बोल सकते हैं, कम भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क नंबर 1 पर है, इसको 90 स्कोर दिया गया है, 90। देखिए, 0 से लेकर 100 तक, 100 के तरफ जो बढ़ेगा उसका स्थिति अच्छा रहेगा, जो 0 के करीब रहेगा उसका स्थिति खराब रहेगा, ठीक है। यानी 0 से लेकर 100 तक रैंकिंग दिया जाएगा।
स्कोर दिया जाएगा। डेनमार्क 90 लाया, तो ऑब्वियसली 100 के बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छा स्थान है। जो 0 के पास रहेगा, जो 100 से दूर रहेगा, उसका रैंकिंग घटता रहेगा, जो 100 के करीब जाएगा उसका रैंकिंग बढ़ता जाएगा। मतलब जिसका 0 से 100 के बीच में जिसके पास जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा वो उसकी स्थिति उतना अच्छा रहेगा। तो डेनमार्क को 90 स्कोर मिला है, तो इसको रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गया है। भारत की अगर बात करें तो भारत है 93 पर। 180 देशों में टोटल 180 देशों में भारत का स्थान 93 है। इसका स्कोर की बात कीजिए तो इधर से उलट दीजिए, 93 को 39 हो जाएगा, स्कोर मिला है। तो मात्र इसको 39 ही स्कोर मिला है, तो ये 93 नंबर पर खड़ा है। ठीक है, तो बस इतनी याद रखेंगे। नंबर 1 पे कौन है भाई? तो डेनमार्क है। नंबर 2 पे अगर देखना है तो फिनलैंड है, एक 2 का भी जान लीजिए। नंबर 2 पर फिनलैंड है, इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं फिनलैंड। ठीक है, लेकिन भारत का पूछ सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार बोझ हो या फिर कोई भी सूचकांक हो, सूचकांक से क्वेश्चन रहता है लगभग, है ना। लोकतंत्र सूचकांक हो, भ्रष्टाचार सूचकांक हो, जो भी हो उससे क्वेश्चन रहता है। हंगर इंडेक्स हो, जो भी हो, सूचकांक से क्वेश्चन रहता है। तो भ्रष्टाचार वाला याद रखिएगा। तो भारत का स्थान 93 है, स्कोर मिला है 39। कभी कभी स्कोर भी पूछ देता, चालाकी कर देता है, रैंकिंग ना पूछ के स्कोर पूछ देगा, और ऑप्शन में 93 भी दे देगा, 39 भी देगा। तो रट के गया तो आदमी 93 मारेगा, लेकिन रैंकिंग नहीं पूछ रहा है, वो स्कोर पूछ रहा है, वहाँ पर वो फंसा लेता है। ठीक है ना। तो भारत का स्थिति आप देख लीजिए। बस इसमें इतना ही था, और कुछ ज़्यादा नहीं था। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा है। अमेरिका का एक निजी कंपनी है, अमेरिका की एक निजी कंपनी है, उस निजी कंपनी का एक मून लैंडर है, उसका नाम है, मून लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान का नाम क्या है? ओडिसियस। वो चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। ठीक है, और ये अमेरिका का समझिए कि 5 दशक के बाद एक चंद्रयान या चंद्र मिशन है अमेरिका का, क्योंकि 1972 में वो अपोलो 17 भेजा था, उसके बाद फिर कोई चंद्र मिशन वो नहीं किया था। तो किया गया है, ये ओडिसियस भेजा गया है, ये निजी कंपनी का है। इसमें नासा भी सहयोग किया उस कंपनी को, और आपका फाल्कन 9 से, यानी एलन मस्क का जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसका चंद्रयान उसी का फाल्कन 9 उसी से प्रक्षेपित किया गया है ओडिसियस को। तो बस इसमें कुछ विशेष और नहीं था, हम लोग देख लेते कुछ मेन बात को। जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं हम लोग कि जापान भेजा, अगर देखा जाए चंद्र मिशन को, तो भी भारत तो भेजा ही भेजा, है ना। उसका जापान अब सलीम भेजा है ना, SLIM सलीम। जापान के बाद आपका यही अमेरिका ओडिसियस क्या है? एक निजी कंपनी का, उसका नाम है इंटुएटिव मशीन, निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है इंटुएटिव मशीन। देख लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इंटुएटिव मशीन है ना, इस कंपनी का नाम है। तो इसके द्वारा ओडिसियस को भेजा गया है। इसमें सहायता कौन किया है? इसको इंटुएटिव मशीन को सहायता किया है नासा किया है, और स्पेसएक्स किया है, स्पेसएक्स किया। ठीक है ना, स्पेसएक्स किया फाल्कन 9 से इस चंद्रयान को भेजा गया है। बस इतना ध्यान रखना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है मेंस में, क्योंकि चंद्रयान और चंद्र मिशन बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते, पूछ सकता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्तमान में होने वाले चंद्र मिशन का व्याख्या करें, है ना। विश्व
चंद्रयान को इतना क्यों भेज रहा है, विश्व के देश जो है चंद्रयान को इतना क्यों भेज रहा है, इससे क्या लाभ होगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। देख लीजिए ना, जापान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, रूस भेज रहा है, भारत तो भेजा ही भेजा चंद्रयान-3। तो ये सब लगा पड़ा, एक तरह से होड़ हो गया है चंद्र मिशन को करने में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा। हेलेनिक रिपब्लिक के एक पीएम है, वो उनका नाम क्या है, तो पीएम का नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस। वो भारत में आए थे रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए। ये फरवरी 2024 का बात है, फरवरी 2024 का बात है। उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे रायसीना डायलॉग में। सम्मेलन या डायलॉग को वार्ता भी कहते हैं, है ना। ये कब हुआ था, फरवरी 2024 में हुआ था, ठीक है ना, फरवरी 2024 में हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ग्रीस के पीएम किरियाकोस। पूरा नाम याद नहीं रखना, किरियाकोस खाली याद रखिए, किरियाकोस, ठीक है ना। जब आए तो कुछ बात भी हुआ। तो बात क्या हुआ कि आतंकवाद का क्षेत्र में भारत और ग्रीस मिलकर काम करेगा, और व्यापार को, जो आपसी व्यापार है उसको 2030 तक दोगुना करेगा, और आपका मोबिलिटी और जो प्रवासन होता है उसका समझौता को लागू करेगा। तो पहले क्या क्या काम किया, समझौता क्या हुआ है, समझौता में देखिए, तो 2030 तक व्यापार को दोगुना करेगा, और जो आपका मोबिलिटी और प्रवासन जो है, मोबिलिटी और प्रवासन समझौता जो उसको जल्द लागू करेगा, ठीक है ना। इस समझौता को जल्द लागू करेगा, 2030 तक व्यापार को क्या करेगा, दोगुना करेगा, और आतंकवाद पर मिलकर काम करेगा, देखिए ग्रीस, इसको थोड़ा सा मैं इसका पर्पज से भी समझ लेते हैं। ग्रीस और भारत के बीच में जो संपर्क स्थापित हो रहा है या फिर दोस्ती स्थापित जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण है तुर्की। तुर्की से ग्रीस भी जुड़ा हुआ है, अब भारत भी तुर्की से कुछ मनमुटाव चलता है। भारत और तुर्की का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि तुर्की जो है कश्मीर का मुद्दा पर पाकिस्तान का हमेशा पक्ष लेता है, ठीक है। तुर्की कश्मीर का मुद्दा पर पाकिस्तान का पक्ष लेता है, वहीं तुर्की का संबंध ग्रीस के साथ भी अच्छा नहीं है। तो निश्चित ही है कि ग्रीस और भारत करीब आ रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रीस भारत के करीब रहेगा तो तुर्की को कंट्रोल करने में बनेगा। अगर ग्रीस भारत में अच्छा रिलेशन रहेगा तो भारत भी तुर्की को कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में, ठीक है। इस बात को दोनों देश जानता है और एक दूसरे के साथ संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। इसका मुख्य कारण यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल सल्वाडोर में नायाब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो जनरली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछता ही है, कहीं कहीं नया चुनाव होता है, नया राष्ट्रपति बनते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो अल सल्वाडोर जो है वो मध्य अमेरिका का एक देश है। वहाँ नायाब बुकेले लगातार दूसरी बार के लिए
आपका राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। जो मध्य अमेरिका का जो ये अल सल्वाडोर है, वहाँ पे गैंगस्टर और माफिया का बोलबाला था, बहुत ज़्यादा ही समस्या से ग्रसित था वो क्षेत्र, गैंगस्टर और माफिया के प्रकोप से। तो नायाब बुकेले उस पर काफ़ी अच्छा तरीके से शिकंजा कसे हैं, तो लोग को पसंद आया होगा और उन्हें फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर दिया गया है। तो बस इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।